जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी बहुत ही प्रसिद्ध चंपानेर की संधि के बारे में। और इस चंपानेर की संधि किन किन शासकों के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, और किसकी मध्यस्थता से, किसके कहने पर हुई, इन सभी विषयों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब अपन आगे बात करेंगे कि चंपानेर की संधि के बाद में क्या हुआ था, कि इन दोनों सेनाओं ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसके क्या परिणाम निकले। तो उन सभी विषयों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक होगा चंपानेर की संधि के बाद में क्या हुआ। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि चंपानेर की संधि। तो अपन ने बात की चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1456 ईस्वी में की गई थी। और कौन से दो शासकों के बीच में? तो ध्यान रखना, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन और किसके बीच में थी? मालवा। मालवा बोल दो बेटा, मांडू बोल दो, बात एक ही है। मांडू के शासक महमूद खिलजी के बीच में यह संधि की गई थी। ठीक बात है। संधि करवाने के लिए मैं तुमको पहले बता चुका हूं, कुतुबुद्दीन का एक सेनापति था, ठीक है, ताज खां। उनके कहने पर यह राजी हुआ और फिर इनके बीच में ये संधि हुई। संधि की शर्तें क्या थी, अपन ने चर्चा की थी क्लास में, कि संधि की शर्तें थी कि मेवाड़, दोनों सेनाएं मिलकर क्या करेगी, दोनों राज्य की सेनाएं मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेगी, और जैसे ही मेवाड़ को जीत लिया जाएगा तो उनके राज्य को आधा आधा आपस में बांट लिया जाएगा। ये पर इस प्रकार की चर्चाएं हुई थी इसमें। ठीक बात है। फिर अपन बात कर रहे थे कि चंपानेर की संधि के बाद में दोनों सेनाओं ने, यानी दोनों राज्यों की सेनाओं ने, गुजरात और मालवा की सेनाओं ने मिलकर क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया और एक युद्ध लड़ा गया, जिसका क्या नाम था बेटा? बदनौर का युद्ध। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बदनौर का युद्ध। ध्यान रखना, बदनौर कहां पड़ता है बेटा? भीलवाड़ा में। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बदनौर का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में क्या हुआ देखते हैं। बदनौर का युद्ध पहली बात तो लड़ा किस किस के बीच में गया? तो एक साइड में तो गुजरात प्लस मालवा की सेना, और एक साइड में कौन? मेवाड़। गुजरात और मालवा में कौन कौन? तो गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक महमूद खिलजी, सेनापति ताज खां। ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं मेवाड़ में कौन? कुंभा, महाराणा कुंभा। ठीक बात है। ये जो युद्ध लड़ा गया, ध्यान रखना, कुछ किताबों में 656 दे रखा है और कुछ किताबों में ये 1457 भी है। ठीक बात है। अब आपको तो ये से तो है नहीं कि आरपीसी दोनों दे देगी, या ऑथेंटिक में जो दे रखा है 1456 है, वो आप ध्यान रख लेना। ठीक है। कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है, क्योंकि इनका जो रिसर्च में पता चला है कि लगभग इसी टाइम पीरियड में, यानी 56-57 के बीच में, अगर दिसंबर जनवरी के आसपास का टाइम होगा, उसी बीच में युद्ध लड़ा गया था। दोनों सेनाओं ने मिलकर आक्रमण किया, लेकिन ये क्या नहीं कर पाए? महाराणा कुंभा को पराजित नहीं कर पाए और इनको बुरी तरह से हार मिली। किनकी पराजय हुई? इनकी पराजय, यानी इनकी संयुक्त सेना की क्या हुई? पराजय। और विजय कौन हुआ? कुंभा क्या हुआ? विजयी हुआ। लेकिन ध्यान रखना, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में चर्चा की थी कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने पहले भी एक बार बताया था कि महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। ये एक बात और कहता है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। फरिश्ता ये कहता है अपनी बुक तारीख फरिश्ता में, ये कहता है कि जो गुजरात और मालवा की सेना थी, उन सेनाओं से किसको हारना पड़ा? कुंभा को हारना पड़ा, और एक बड़ी धनराशि क्या करनी पड़ी? इन शासकों को देनी पड़ी। तो फरिश्ता क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो फरिश्ता लिख देता हूं, ये सीधी सी फरिश्ता। फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि दोनों सुल्तानों की संयुक्त सेना ने की सेना से कुंभा को हारना पड़ा,
और इनको बड़ी धनराशि देकर वापस भेजा। ठीक बात है। अब मेरे को ये बात इसलिए सत्य नहीं लगती है क्योंकि इनके बीच में शर्तें क्या लगी थी कि अपन दोनों मिलकर क्या करेंगे, मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे चंपानेर की संधि के अकॉर्डिंग, और जैसे जीत जाएंगे तो मेवाड़ को आधा आधा कर लेंगे। तो ये वो शासक जो ये शर्त लगा चुके थे कि मेवाड़ को आधा आधा करेंगे, क्या वो पैसे से मान जाते? क्या पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण था या मेवाड़ जैसी बहुत महत्वपूर्ण रियासत महत्वपूर्ण थी? तो मुझे ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता का ये वक्तव्य और ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि वो धनराशि लेकर ही मान गए। अगर वो जीत जाते तो निश्चित तौर से मेवाड़ पर अधिकार कर लेते और मेवाड़ को आपस में बांट लेते। लेकिन एक दूसरी तरफ कौन से, ध्यान ना, दो महत्वपूर्ण सोर्स कौन कौन सा? एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक बहुत महत्वपूर्ण रसिक प्रिया। ये किताब है, ध्यान ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ पर लगा हुआ एक लेख है। उस लेख में इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? इन दोनों से पता चलता है कि कुंभा ने सुल्तानों की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, तो कौन से वो सोर्स जिनमें पता चलता है कि कुंभा ने सुल्तानों की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया और उनको वापस लौटने पर मजबूर किया? तो कौन से? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया नामक बुक से। बल्कि फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि दोनों सुल्तानों की सेना से कुंभा को हारना पड़ा और उनको धनराशि देनी पड़ी। भाई साहब, ये बात तो नहीं स्वीकार की जा सकी। जो सुल्तान पहले ही शर्त लगा चुके हैं, एक संधि कर चुके हैं कि मेवाड़ पर जीतने के बाद में उसको आधा आधा बांट लेंगे, तो मेवाड़ जैसी रियासत को आधा आधा न बांटकर जीतने के बाद में वो कुछ धनराशि लेकर राजी कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकता। भाई साहब, ये बात सटीक नहीं बैठती है। सीधी बात यह है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया में जो बात लिखी गई है वही सत्य है कि कुंभा ने गुजरात और माला की संयुक्त सेना को बहुत बुरी तरह पराजित किया और इनको भागने पर वापस अपने राज्य में मजबूर किया। इस प्रकार कुंभा ने क्या किया? इस बदनौर के युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो कहने का मतलब, जब वो अकेले अकेले आक्रमण करे तब भी कुंभा ने उनको बुरी तरह पराजित किया, जब दोनों मिलकर आ गए तो भी कुंभा ने पराजित किया। कहने का मतलब, मध्यकालीन भारत के इतिहास में महाराणा कुंभा एक वीर शासक था जिसने सुल्तानों की अलग अलग सेनाओं के साथ साथ उनकी संयुक्त सेनाओं को भी बुरी तरह क्या किया? पराजित किया। इस प्रकार कुंभा का टाइम पीरियड राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक बात है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चर्चा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ चीजें थी, उनको खासतौर से ध्यान रखना। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे सिरोही के बारे में, क्योंकि कुंभा ने सिरोही का शासक सासवल देवड़ा को पराजित करके सिरोही के कुछ बाबकों पर अधिकार कर लिया था और वहां पर कुछ दुर्गों का पुनर्निर्माण भी करवाया था कुंभा ने। ठीक है, अब अपन स्थापत्य की तो अलग से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुंभा ने कुछ और छोटे मोटे शासकों को पराजित किया था। तो जिसमें एक शासक था सिरोही का, यानी आबू का सहसमल देवड़ा। ठीक है, जिसको पराजित करने के बाद में उसने आबू और उस पास पूर्वी वाले क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किस लिए? ताकि मालवा और गुजरात से क्या की जा सके? मेवाड़ की रक्षा की जाती है, उसकी सुरक्षार्थ इनको क्या कर लिया? अपने अंडर ले लिया और वहां पर क्या किया? दुर्गों का पुनर्निर्माण करके एक बहुत अच्छी सेनाएं वहां पर नियुक्त कर दी। लेकिन देखो दुर्भाग्य, देखो कुछ ही वर्षों बाद में 1468 में क्या हो गई? कुंभा की हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाला भी कौन था कुंभा की? तो कुंभा का ही पुत्र था, जिसे उदय उदयकरण कहते हैं। तो उन सभी की चर्चा करने वाले हैं अपन। देखिए, कुंभा ने आबू के शासक सहसमल देवड़ा
क्योंकि देवड़ा चौहान कहां के थे, सिरोही के, तो सहसमल देवड़ा को पराजित कर आबू, बसंतगढ़ तथा पूर्वी सिरोही के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके अलावा कुंभा ने बूंदी के शासक को पराजित कर कुछ क्षेत्रों को जैसे बम्बावदा अपने अधिकार में कर लिया। ठीक बात है। तो कुंभा ने क्या किया, आबू के शासक सहसमल देवड़ा को पराजित किया और आबू और इसके अलावा बसंतगढ़, चूंकि ये सिरोही के भाग है, और पूर्वी सिरोही के कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया और वहां पर जो दुर्ग बने हुए थे उन दुर्गों का क्या किया, पुनर्निर्माण किया। क्योंकि अपन उनकी चर्चा अपन उसमें करने वाले हैं, यहां पर नहीं करेंगे। दूसरी बात, कुंभा ने बूंदी के शासक को भी क्या किया, पराजित किया और उसके आसपास के कुछ क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को भी अपने अंडर ले लिया। यानी कहने का मतलब कुंभा ने आबू के शासकों को और बूंदी के शासकों को अपने अधीन रखा ताकि वो क्या नहीं करे, ज्यादा पैर नहीं पसारे। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। दूसरी बात, 1468 ईस्वी में क्योंकि कुंभा है ना वृद्ध हो गया था और वृद्ध होने के साथ साथ एक रोग था, उन्मादित रोग, यानी कहने का मतलब खुद ही बड़बड़ाना, अजीब सी बातें करना, इस प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो बड़बड़ाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, खुद ही खुद अजीब और गरीब बातें बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार का रोग किसको हो गया, कुंभा को। तो ध्यान रखना 1468 में, सॉरी पहले ये नहीं लिखना, अपन को लिखना है कुंभा को उन्मादित रोग, कुंभा उन्मादित रोग से ग्रसित हो गया। कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादित रोग से ग्रसित हो गया। कुंभा अपना अधिकांश समय कुंभलगढ़ दुर्ग के मामादेव कुंड या मामादेव जलाशय, कुंड बोल दो या जलाशय बोल दो, पर बिताता था। एक दिन 1468 ईस्वी में कुंभा इसी मामादेव कुंड के पास बैठा था तो उसके पुत्र उदा या उदयकरण ने पीछे से या कह दो या धोखे से छुरा गोप कर कुंभा की हत्या कर दी। ये चीज ध्यान रखना आप। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि कुंभा की हत्या किसने की, तो कुंभा के ही पुत्र उदा
या जिसे उदयकरण कहा जाता है उसने मामादेव कुंड के ऊपर, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस जलाशय के ऊपर बैठे कुंभा की हत्या की थी? मामादेव कुंड। किस दुर्ग में? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। यह चीज आप खासतौर से ध्यान रखना। जैसे राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक वाले पेपरों में सेम ऐसे एजिटीज ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रख लेना। तो अपन ने क्या पढ़ा? कुंभा ने आबू के शासक सहसमाल देवड़ा को पराजित किया और आबू, बसंतगढ़ और उसके आसपास के जो पूर्वी क्षेत्र थे उनको अपने अधिकार में कर लिया और बूंदी के शासक को पराजित कर बूंदी को भी अपने अधीन रखा। ठीक है। कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस रोग से ग्रसित हो गए? तो उन्मादित रोग। मैंने बता दिया उन्मादित रोग क्या है, कि बड़बड़ाना, अजीब सी बातें करना, इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए। कुंभा अपने अधिकांश समय काम बिताता था कुंभलगढ़ के मामादेव कुंड के पास में बैठा बैठा बिताता था। ठीक है। एक दिन 1468 ईस्वी, तो कुंभा की हत्या कब हुई? 1468 ईस्वी में। कुंभा की हत्या कब हुई बेटा? 1468 ईस्वी में। कुंभा को मामादेव कुंड पर बैठा देखकर क्या किया? उसके बड़े पुत्र उदा ने शासन को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या की? धोखे से कुंभा की चक्कू घोंप कर हत्या कर दी। तो कुंभा की हत्या कहां पर की गई? मामादेव कुंड पर। किसने कर दी? उसी के पुत्र उदय उदयकरण ने कर दी। ठीक बात है। अब ध्यान रखना, इसी कारण उदय उदयकरण को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्यों पितृहंता? मतलब पिता की हत्या करने वाला। तो पिता की हत्या किसने कर दी भाई? उदयकरण ने कर दी। इसी कारण मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया है? तो उदय उदयकरण को क्या कहा गया है? मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है। फिर अपन बात करेंगे किसकी? कुंभा की कुछ अचीवमेंट्स की। ठीक बात है। तो ध्यान रखना, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। तो एक चीज आप ध्यान रखना, कुंभा ने एक तो आबू के शासक सहसमल देवड़ा और एक बूंदी के शासक को क्या रखा? पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उनको अपने कुछ अधीन रखा। ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, उदा को क्या कहा गया है? मेवाड़ का पितृहंता कहा गया है। क्या कहा गया है? मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया बेटा जी? उदा को कहा गया। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया है? तो उदा को या उदयकरण को। उदा या उदयकरण ने किस मेवाड़ शासक की हत्या कर दी? अपने किस पिता की हत्या की? तो ध्यान रखना, कुंभा की हत्या कर दी। तो ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखना। तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बेटा? तो उदा या उदयकरण को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे, वैसे तो अपन थोड़ी छोटी मोटी वो ले लेते हैं कि जो मेवाड़ शासक है, जो कुंभा है, उसको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने कराया था। क्योंकि बाकी अपन चर्चा अगली क्लास में करने वाले हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो यहां देख लेते हैं। ठीक है। तो कुंभा ने, ये सोर्स किस आधार पर है? तो कविराज श्यामल दास। किस ग्रंथ? कविराज श्यामल दास। ग्रंथ कौन सा इनका? वीर विनोद। ठीक है। ये इनका रचना है, वीर विनोद। काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखना। इसमें इन्होंने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया। ठीक है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। ये बात कौन लिखता है? कविराज श्यामल दास लिखता है। और इसी बात की सत्यता कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड भी इसी बात को क्या कहता है? भाई ये बात सही है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो किसने कराया? कुंभा ने करवाया। तो कौन कौन से इतिहासकार ये बात को मानते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया? तो कर्नल जेम्स टोड और कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने तो अपने ग्रंथ वीर विनोद में इस बात का उल्लेख किया है। और ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, क्योंकि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। ऐसे ही पूछा जा चुका है, कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक बात है। इसी कारण कुंभा क्या कहा जाता है? कुंभा को राजस्थान की बोल दो या मेवाड़ की बोल दो, राजस्थान की स्थापत्य
कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है बेटा? कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंभा को। कुंभा का प्रमुख शिल्पी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडन था बेटा। कौन था? मंडन, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या किया? निर्माण करवाया, की व्यूहरचना बनाई। किसने? मंडन ने। चूंकि अपन आगे बात करेंगे मंडन का भाई नाथा और मंडन का बेटा, ठीक है, तो इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ, स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों से अपन को क्या जानकारी मिलती है, संपूर्ण जानकारी की चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मेवाड़ का पितरंता किसे कहा गया है? उदा को कहा गया है। कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? कुंभा ने करवाया। तो ये लाइन देखकर भी पूछी जा सकती है, किस ग्रंथ में दे रखी है? तो वीर विनोद में। और इसके समर्थन किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये बिल्कुल बात सत्य है। ठीक बात है। कुंभा जिसे क्या कहा जाता है? इसी कारण कुंभा को भाई 32 दुर्गों का निर्माण करवाया और बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जैसे कीर्ति स्तंभ का निर्माण, ये सभी कुंभा के काल की रचनाएं हैं। ठीक है। कुंभश्याम मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, बड़े बड़े मंदिर। तो इसी कारण कुंभा को क्या कहा गया है? राजस्थान की स्थापत्य का जनक कहा गया है। और मध्यकालीन मेवाड़ की स्थापत्य का स्वर्ण काल भी इसे ही माना जाता है। ठीक है। तो इसको क्या, इसका प्रमुख शिल्पी कौन था ये काम करवाने वाला? मंडन। चूंकि इसके दरबार में जेता, नापा, पोमा, पोंजा जैसे शिल्पी भी इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक बात है। और बहुत सारी प्रशस्तियों का निर्माण भी इसी के टाइम पीरियड में किया गया था। इस कारण कुंभा का राजनीतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी सब अपन चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जय श्री राम। खम्मा गणी।